नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ साल भर से जारी तनातनी खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच समझौते के बाद चीनी सेना पीछे हट रही है, लेकिन इस पर सियासत खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। पूर्वी लद्दाख में सेना के शूरवीरों और मोदी सरकार की कूटनीति के कारण चीन की अक्ल ठिकाने आ गई और दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद चीनी सेना के टैंक भी उल्टे पांव लौटने लगे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार ने भारत की जमीन चीन के हवाले कर दी है। हमारी जो भारत माता वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया। ये रियलिटी है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और उन पर सेना के बलिदान के अपमान का आरोप जड़ दिया। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी। सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी को चीन का अघोषित प्रवक्ता बता दिया। राकेश जी, सीधे सीधे राहुल गांधी ने कह दिया कि पीएम मोदी जो है वो कायर हैं, उन्होंने अपनी जमीन दे दी है। देखिए, जिस बर्बर भाषा का उपयोग संवाद में राहुल गांधी कर रहे हैं वो दिखाता है कि वंशवादी राजनीति का स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। वे भारत में चीन के अघोषित प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चीन को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर रक्षा मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि संसद में रक्षा मंत्री आधिकारिक स्थिति बता चुके हैं। एलएसी को लेकर मीडिया में कई तरह की अफवाहें हैं और फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र बताना गलत है। भारत के मुताबिक एलएसी फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 8 तक है और भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत ने मौजूदा समझौते में कोई जमीन नहीं खोई है और सरकार ने फौज की क्षमता पर भरोसा किया है। जिन्हें शक है वो ही सेना का अपमान कर रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय के जवाब के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर 3 सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारी सेनाएं कैलाश रेंजेस के डोमिनेंट पोजीशन से पीछे क्यों हट रही हैं? हम अपना क्षेत्र क्यों दे रहे हैं और फिंगर 4 से फिंगर 3 की तरफ क्यों हट रहे हैं? भारतीय क्षेत्र में स्थित डेपसांग मैदानों और गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीन वापस क्यों नहीं जा रहा है? चीन मुद्दे पर गुरुवार को रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में अपनी बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इसमें कुछ चीजें धुंधली हैं। अमित कुमार और मनीष कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान गिरण में उतरे राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को खुली चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि जब किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक सके तो फिर मोदी कौन है? हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए, नरेंद्र मोदी कौन है? कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर चुके पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को ललकार दिया। हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए, नरेंद्र मोदी कौन है? इससे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी राहुल गांधी ने किसान महापंचायत के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, जब आप कानून वापस लेने को तैयार नहीं हैं, तो फिर किसानों से कौन सी बात करना चाहते हैं? कहते हैं हम किसानों से बात करना चाहते हैं। बात किस बात की? क्या बात करना चाहते हैं आप? इस कानून को आप खत्म कीजिए, रद्द कीजिए। किसान आपसे बात करने को तैयार है। गुरुवार को संसद में भी राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की थी और यहाँ भी एक एक कर तीनों कानूनों की खामियां गिनाई। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून जमाखोरी शुरू करने का और तीसरा कानून किसान का जो हक है अदालत में जाने का, न्याय मांगने का, उसको खत्म करने।
महापंचायत के लिए हनुमानगढ़ जाने के रास्ते में राहुल गांधी ने सूरतगढ़ में टोल बूथ पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से भी मुलाकात की। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के खुलासे से खलबली मच गई है। सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन विपक्षी आरजेडी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। आज संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। कोरोना से जंग में बिहार सरकार ने अपनी कामयाबी का खूब ढिंढोरा पीटा। 2.25 करोड़ कोरोना टेस्ट होने का दावा कर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन अभी इन आंकड़ों की हकीकत सामने आने लगी है। फिलहाल सिर्फ एक जिले जमुई में फर्जीवाड़ा सामने आया है। अगर कोरोना जांच के इस लिस्ट पर गौर करें तो कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने कभी कोरोना टेस्ट कराया ही नहीं। नाम किसी का, मोबाइल नंबर किसी और का। हद तो ये हो गई कि किसी के मोबाइल नंबर में सिर्फ 00 ही है। इस खुलासे से खलबली मची और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी निलंबित कर दिए गए। क्या लगता है आपको कि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी की गई है? डाटा एंट्री में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ गलती हुई है। तो जैसे ही ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैंने प्रधान सचिव को तुरंत कहा कि राज्य के सभी जिलों के जिला प्रशासन से बात करके आप इसकी जांच करवाइए और जो कोई भी दोषी होता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। कल से ही इसकी जांच शुरू हो गई, तो जहां भी किसी ने गलती किया होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना के शुरुआती दिनों में जांच की धीमी रफ्तार को लेकर बिहार सरकार की खूब किरकिरी हो रही थी। लिहाजा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 2 प्रधान सचिवों को हटाया और नए सचिव को जांच के आंकड़े बढ़ाने का खास टास्क दे दिया। कुछ ही दिनों में बिहार जांच में देश भर में अव्वल हो गया। कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री भी बिहार में कोरोना जांच के बड़े आंकड़ों को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव लगातार इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। 10 लाख की आबादी में जो देश में जितना टेस्ट हो रहा और बिहार में जो टेस्ट हो रहा, देश का जो 10 लाख की आबादी पर टेस्ट है उससे भी 22,000 ज्यादा टेस्ट, एवरेज टेस्ट से ज्यादा अपने बिहार में हो रहा है। एक एक तरह से सोचिए। कमेटी ना बनी, इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही। कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं महोदय। बिहार में कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़े की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आरजेडी सांसद ने केंद्र सरकार से इसकी जांच की मांग की, तो सभापति वेंकैया नायडू ने लगे हाथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इसकी जांच कराने का आग्रह कर दिया। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा, मगर ये विषय जांच करने का विषय है। विपक्ष का आरोप है कि कोरोना जांच में सत्ता के संरक्षण में घोटाला हुआ है और इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। और इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आप इससे उबर नहीं सकते। देखें ये फेक नंबर, ये फेक नेम्स को दिखा करके आप क्या सब विभाग दिखाना चाहते हैं बिहार खजाने को लूटने का? इससे बड़ा और क्या हो सकता है? प्रमाण अगर किसी को ऐसा लगा है कि कहीं पर कि जांच की बात सही नहीं है या गलत उसका है रिपोर्ट देख के कोई लोग जांच करते हैं और सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। तो अगर कोई जरा सा भी गड़बड़ी किया रहेगा तो फिर कोई छोड़ थोड़ी जाएगी। कोरोना की त्रासदी तो जग जाहिर है, लेकिन जांच के आंकड़े का ये फर्जीवाड़ा भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। हालांकि अभी सिर्फ एक जिले में ऐसा मामला आया है, लेकिन अगर पूरे सूबे में जांच हुई तो फर्जीवाड़े का खुलासा भी बड़ा हो सकता है। जिस कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों को लेकर बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी आंकड़ों में एक बड़ा खेल सामने आया है। आनन फानन में अब बिहार सरकार जांच की बात कर रही है, साथ ही यह भी कर रही है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि त्रिवेदी जल्द ही
बीजेपी में शामिल होंगे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बजट पर चर्चा के दौरान ही उन्होंने सदन से इसका ऐलान कर दिया। त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें टीएमसी में घुटन हो रही थी। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। बंगाल चुनाव से पहले त्रिवेदी का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही त्रिवेदी बीजेपी का दामन थाम लेंगे, क्योंकि त्रिवेदी के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने उनका स्वागत गान शुरू कर दिया है। वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी हो गई, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी हो गई, और बुआ भतीजे के अलावा वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। और उनके अहंकार के कारण हर स्वाभिमानी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा महसूस करता है। वो अगर बीजेपी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दिनेश त्रिवेदी ने 1980 के दशक में कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की थी, लेकिन 1998 में जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी बनाई तो त्रिवेदी टीएमसी में शामिल हो गए। 2011 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो त्रिवेदी को उनकी जगह रेल मंत्री बनाया गया, लेकिन एक साल बाद ही रेल किराए में इजाफे से नाराज ममता ने उन्हें हटा दिया। माना जा रहा है कि त्रिवेदी जल्द ही टीएमसी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी से उनकी बातचीत भी चल रही है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक जर्मन एयरलाइन लुफ्तांसा ने कोरोना की आड़ में 100 से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स की नौकरी छीन ली है। एक ही झटके में 103 क्रू मेंबर्स सड़क पर आ गए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रही लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपने 103 फ्लाइट अटेंडेंट्स को एक ही झटके में नौकरी से निकाल दिया है, और अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कोविड के चलते लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपने 103 फ्लाइट अटेंडेंट्स को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया है। और इस वक्त हम एरोसिटी में मौजूद हैं, जहां पे लुफ्तांसा का HR ऑफिस है, और उसके ठीक बाहर जो है वो तमाम एम्प्लॉयज जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन करके अपना जो विरोध है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी की सरकारी विमान सेवा लुफ्तांसा एयरलाइंस ने इससे पहले जून 2020 में भी 22,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया था, और 2 फरवरी 2021 को एक बार फिर भारतीय क्रू को नौकरी से निकाल दिया। क्रू मेंबर्स का दावा है कि तमाम 103 कर्मचारी फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पर थे। 5 साल से पहले उनको नहीं निकाला जा सकता। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 साल से ज्यादा एयरलाइंस को दिए बिना नोटिस पीरियड के ही तमाम क्रू मेंबर्स को निकाल दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटरों में शुमार जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा ने हाल ही में कुछ और छट्टियां भी की हैं। फिलहाल ये तमाम कर्मचारी अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहे हैं। आप कोर्ट जाएंगे? मैम, इसके लिए अभी वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। अभी धीरे धीरे वी आर मूविंग अहेड, और हम ये फाइट तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। आप देखिए, ये सभी खड़े हैं। मेरे क्रू की ये हालत हो गई है कि उनके घर में राशन नहीं है। there are crew single mothers, those who are single bread earners and all that, so they all are suffering. कोरोना के कारण बिजनेस पर तुमार पड़ी ही है, लेकिन बिजनेस सेक्टर ने इसी कोरोना की आड़ में उन कर्मचारियों के पेट पर लात मार दी जिनकी रोजी रोटी सिर्फ नौकरी से ही चलती है। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।